ओके, लास्ट टाइम हम देख रहे थे इंडेंचर्ड लेबर्स। मैंने एग्जांपल्स तुम्हें दिखाया था वेस्ट इंडीज वाले, कैरेबियन आइलैंड वाले सिचुएशन का। और ऑब्वियसली उनकी वर्किंग कंडीशंस दैट वर नॉट गुड। प्रोमिसेस उनको करते थे कि बहुत अच्छे जॉब्स मिलेंगे, बट इन रियलिटी नहीं मिलता था। सो जब ये लोग अपने कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते थे तो होता क्या था कि ऑब्वियसली उनका जो अपना कल्चर है वो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई दिल्ली में माइग्रेट करता है बिहार से, तो वो तुम लोगों ने देखा होगा यमुना पे वो लोग छठ करने जाते हैं। वो अपना जो कल्चर है उसको छोड़ते नहीं है। तुम कल को मान लो फॉरेन में सेटल हो जाओगे तो तुम अपना जो इंडियन कल्चर है होली दिवाली वाला उसको नहीं भूलोगे। बट तुम अगर यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो तो तुम क्रिश्चियनिटी को भी थोड़ा बहुत करोगे। तुम थोड़ा बहुत क्रिसमस भी मनाओगे। तो ये सारे जो चीजें होते हैं इसमें कल्चर जो मिक्स हो जाता है, हाइब्रिड हो जाता है। तो इसके अंदर कुछ इवेंट्स थे, जैसे किसी को पता हो तो मुस्लिम जो होते हैं वो मुहर्रम करते हैं। मुहर्रम का प्रोसेशन होता है, ठीक है। तो ये जो लोग थे जो इंडिया से गए या बाकी कंट्री से गए जो मुस्लिम लोग थे, वहां पे इस मुहर्रम को ये लोग बोलते हैं होजे। होजे किसके नेम पे? इमाम हुसैन के नाम पे। हुसैन का जो मिस प्रोनाउंसिएशन है वो होजे है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीपल ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा, बॉब मार्ले का सबने सुना होगा, नहीं नाम सुना होगा तो टी शर्ट्स पे देखा होगा। तुम लोग टी शर्ट भी पहनते होगे बट तुम्हें पता नहीं है कि इस बॉब। तो वो कौन था? ही वॉज अ जमैकन रेगे स्टार। और उसने अपना खुद का एक प्रोटेस्ट रिलीजन स्टार्ट किया था कि मैं अपना खुद का एक रिलीजन बनाऊंगा। उस रिलीजन का नेम क्या होगा? रास्ताफारिज्म, ठीक है। इसका उसके साथ में एक और लिंक आएगा। द लिंक इज, एक मिनट, द लिंक इज कैरेबियन। कैरेबियन जो उस रीजन के अंदर एक चटनी म्यूजिक था। चटनी इज एन इंडियन वर्ड, सब लोगों ने खाई होगी। तो चटनी म्यूजिक जो है ये इंडियन इमिग्रेंट्स ने शुरू किया था। कहाँ पे? ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, ट्रिनिदाद एंड गुयाना, ठीक है। तो ये क्या होता है? फ्यूजन होता है, कल्चरल फ्यूजन, कल्चर का फ्यूजन है ये। मल्टीपल जो भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने कल्चर को ऐड ऑन करके दूसरे कल्चर में। फॉर एग्जांपल तुम्हारी ईटिंग हैबिट देख लो। चाइना के तुम लोग मोमोज खाते हो, ठीक है, बट उन मोमोज के अंदर पनीर फिल कर देते हो। तुम उन मोमोज को फ्राइड कर देते हो। तो किसी भी एंगल से अभी चाइनीज नहीं है, तुमने इंडियन फ्यूजन लगा दिया। फ्यूजन मतलब तड़का, तो एडेड समथिंग टू देम, ठीक है। तो दिस इज द फ्यूजन जो वहां पे हो रहा था। वहां पे आज भी जो कल्चर है वो फ्यूजन वाला कल्चर ही है, बिकॉज ओरिजिनली उन आइलैंड्स में कोई भी नहीं रहता था, ठीक है। तो हुआ क्या, जब इनके कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गए 5 साल 10 साल के बाद में, तो कई लोग उसी कंट्री को लीव करके वापस इंडिया में आ गए? नहीं, कुछ लोग वहीं पे रह गए। वहां पे रह गए, उनके अंदर से कुछ पॉपुलर नेम है हिस्ट्री के अंदर जिनका ओरिजिन उन्हीं लोगों से है। वन फेमस नोम इज वीएस नायपॉल। उदय, मैं वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स बता रहा था तुम्हें, शिव नारायण चंद्रपॉल एंड राम नरेश सरवण। ये जो नेम्स है, दीज नेम्स आर आल्सो इंडियन। ये वही उन्हीं के डिसेंडेंट्स है जो वहां पे काम करते थे। इनके नेम्स इंडियन क्यों है? बिकॉज ये इंडियन डिसेंडेंट्स आए हुए हैं। दूसरी चीज, जब 1900 में इनके बारे में कौन बातें करना शुरू करेगा? अभी तक कोई इनके बारे में बातें नहीं कर रहा था, बट कांग्रेस के नेशनलिस्ट लीडर्स ने इन लोगों के बारे में बातें करना शुरू किया। एंड इवेंचुअली इन 1921, डेट इज इम्पोर्टेंट, इंडेंचर्ड लेबर जो था बैन हो गया, ठीक है। इनको एक नेम से बुलाते थे कैरेबियंस में, जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनको ये लोग बुलाते थे कूलीज, ठीक है। कूली इज ऑब्वियसली समथिंग दैट इज, तुम किसी को रिस्पेक्ट से नहीं बोल रहे हो, सो यू विल कॉल हिम कूली। एंड जो वीएस नायपॉल जो है इज अ फेमस राइटर। उनके मोस्टली जो भी राइटिंग नॉवेल्स थे वो इसी पे बेस्ड थे, इन्हीं कूलीज पे। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूँ। ये ऐसा ना, जब लोग माइग्रेट करके जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो इनका बीच में काफी डिफरेंशिएशन होता है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे इंडिया से कुछ मुस्लिम्स माइग्रेट करके गए थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी मुस्लिम जो है, सऊदी अरेबिया के मुस्लिम जो है, इन मुस्लिम के साथ में डिफरेंशिएट करते हैं। इनको मुस्लिम नहीं मानते हैं, इनको मुहाजिर्स बोलते हैं। मुहाजिर्स।
तो ऑब्वियसली ये मानते हैं कि हम सुपीरियर हैं, और जो लोग यहाँ से आए हैं दे आर नॉट सुपीरियर, जो लोग इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पे। सो दिस इज द थिंग। और इन्हीं के ऊपर वी एस नायपॉल के नॉवेल्स बेस्ड थे। ये तो था लेबरर्स के बारे में। अभी हम देखेंगे इंडिया के बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए एक वर्ड भी होता है एंटरप्रेन्योर। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स थे इंडिया के अंदर, वो क्या कर रहे थे, वो हम देखेंगे। इंडिया के लोग जो थे वो बिजनेसमैन भी थे उस टाइम पे। यस, सबसे पहले थे बैंकर्स, जो बैंकिंग में है। और इंडिया के करंट में देख लो, उदय कोटक, सीईओ ऑफ कोटक बैंक्स, आनंद महिंद्रा, ये जो लोग हैं, दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। बैंकर्स हैं ये लोग। लोग लोन्स देते हैं। तो उस टाइम पे कुछ कास्ट हैं, सबने टाइगर श्रॉफ का नाम सुना होगा। टाइगर श्रॉफ जो है जिस कम्युनिटी से है, तो ट्रेडिशनली वो कम्युनिटी जो श्रॉफ वाली कम्युनिटी है, दैट वाज बैंकर। दिस कनेक्शन। उन श्रॉफ्स को बोलते थे शिकारीपुरी, मे बी शिकारीपुर रीजन से वो लोग बिलोंग करते हैं इसलिए। और चेटियार्स, नाटू कोटाई चेटियार्स, ये ऑब्वियसली नेम से पता चल रहा है साउथ इंडियंस। तो ये जो ग्रुप थे ये बैंकर्स थे। किसको पैसा दे रहे थे बैंकिंग में, किसको फाइनेंस कर रहे थे, एग्रीकल्चर को। कहाँ पे, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। सेंट्रल एशिया कहाँ पे आएगा, तुम्हारा जो अरब वाला नेशन है। साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पे आएगा, इंडोनेशिया। ठीक है। ऐसे कर रहे थे, या तो खुद से पैसा था इनके पास में इतने रिच थे, या फिर यूरोपियन बैंक से पैसा लेके फिर आगे पैसा घुमा। ऑब्वियसली हायर इंटरेस्ट पे यूरोपियन बैंक से एक इंटरेस्ट से पैसा लिया, फिर आगे उस पैसे को कर दिया, एक चैनल बन गया बीच। और एक सिस्टम होता है ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर करने का। जैसे आज के टाइम पे तुम इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर देते हो, उनके पास में खुद का एक सिस्टम होता है लार्ज डिस्टेंस में ट्रांसफर करने का। इलीगल सिस्टम भी होता है जो करंट के टाइम पे होता है, दैट इज हवाला। आई होप नाम सुना होगा किसी ने। हवाला ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं कि तुम इंडिया में इलीगली कुछ भी करते हो, तो उसकी जो पेमेंट होती है इलीगली ब्लैक मनी की पेमेंट होती है हवाला। ये भी काफी ट्रेडिशनल जो ये इनका सिस्टम था ना श्रॉफ्स का और केटीआर का, उसी की लेगेसी है ये हवाला सिस्टम, इनकी पेमेंट होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मान लो इंडिया में जो लोग क्राइम करते हैं, पाकिस्तान सपोर्टेड क्राइम, तो इनकी जो पेमेंट होती है, इनकी पेमेंट हवाला ट्रांजेक्शन के थ्रू होती है। तो ये सिस्टम की लेगेसी जो है हवाला वाली, वो इन्हीं से आई है। ऑब्वियसली ये इलीगल नहीं करते थे, हवाला इज इलीगल। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे यूरोपियन कॉलोनाइजर्स और बाकी लोगों का इनके साथ में रिलेशन। सो इन्होंने क्या किया, जैसे यूरोपियंस क्या कर रहे थे, यूरोप को छोड़ के बाकी कंट्रीज पे भी फोकस कर रहे थे। तो ऐसे ही हैदराबाद के सिंधी ट्रेडर्स, सिंधी कम्युनिटी इज वेरी फेमस बिजनेस कम्युनिटी। वो लोग कहाँ पे बिजनेस अपना करवा रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज। यूरोपियन कॉलोनी से बाहर भी उनका ट्रेड था। 1860s में उन्होंने क्या किया, अपना जो भी बिजी पोर्ट्स थे वहां पे पोर्ट्स बना लिए। वहां पे वो लोग सेल करते थे इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड आइटम्स को, और इनको सेल करते थे टूरिस्ट को। यहाँ पे नंबर ज्यादा इंक्रीज हो जाते थे, वहां पे वो अपना टूरिस्ट को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के आइटम सेल करते थे। जब भी तुम टूरिस्ट वाले स्पॉट पे जाओगे, तो वहां पे तुम्हें काफी सारे शॉप्स मिलेंगे जो एंटीक चीजें, ऐसे हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें बेचेंगे। तो इन लोगों का टारगेट वो थे टूरिस्ट को ऐसी चीजें बेचना, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स। उसके बाद में हम देखेंगे इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। ये तो था ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर्स। इंडिया का ट्रेड एक्चुअली किसमें हो रहा था, कौन सी ऐसी कमोडिटी थी। तो इंडिया का एक चीज याद रखना, वर्ल्ड में अभी भी फेमस है, दैट इज इंडियन कॉटन। इंडिया के पास में बहुत फाइन कॉटन है। तो सारी कॉटन जो है इंडिया, सारी तो नहीं बट मेजोरिटी एक्सपोर्ट होती थी यूरोप में। ठीक है। अब इसमें मैं एक डायग्राम से समझा देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट नेशनलिज्म में भी आया था, रिवाइज हो जाएगा अगर सबको समझ में आ गया तो उस टाइम पे। ये चीज देखना, यहाँ पे है ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये ब्रिटेन है, ये इंडिया है। ठीक है। यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, मशीन वाली इंडस्ट्री। और इंडिया में भी एक छोटी फैक्ट्री है हैंडलूम वाली, जो घर पे बना रहे हैं कॉटन। ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे जब तुम देखोगे,
सी दिस थिंग, दोनों को कॉटन चाहिए रॉ मटेरियल में, दोनों को कॉटन चाहिए बिकॉज कॉटन से फिर ये प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ पे ब्रिटेन वाला, यहाँ पे इंडिया वाला। अब कॉटन है लिमिटेड, ठीक है, दिस इज योर कॉटन, ये दोनों को चाहिए। ऑब्वियसली कहाँ प्रोड्यूस होगी कॉटन सबसे ज्यादा? इंडिया में। क्यों होगा? बिकॉज अगर याद हो किसी को एग्रीकल्चर में, तो कॉटन को है फ्रोस्ट फ्री डेज नहीं चाहिए, बर्फ नहीं चाहिए उसको, कम टेम्परेचर नहीं चाहिए, खरीफ की क्रॉप है वो, रबी वाला टाइम क्लाइमेट नहीं चाहिए। ब्रिटेन में बहुत ठंड होती है तो ब्रिटेन के पास में कॉटन उतना नहीं उगता है, इंडिया के पास मेजोरिटी ऑफ चंक है। तो ट्रेडिशनली क्या हो रहा था, ये सारी जो कॉटन थी ये यहाँ जा रही थी, इंडिया बहुत अच्छे कॉटन से बहुत अच्छे कपड़े बना रहा था, एक क्लोथ भी था मसलिन क्लोथ, काफी फेमस था ये चीजें फिर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था किसको? ब्रिटेन। इसकी इंडस्ट्री क्या कर रहे हैं, इसकी इंडस्ट्री के पास में रॉ मटेरियल है नहीं, तो ज्यादा कुछ प्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं, ज्यादा अमाउंट है नहीं इनका प्रोडक्शन में, ठीक है, ये प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, पहले तो ऐसा हो रहा था। अभी क्या होगा जब कॉलोनलाइजेशन के बारे में, कॉलोनाइजेशन के बारे में जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट आ गई यहाँ पे, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही मोटिव था, दैट वाज प्रॉफिट, पैसा चाहिए भाई, जैसे भी मिल जाए हमें पैसा चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी कि ये कॉटन ये यहाँ जा रहा है ना, इस पे बैन लगाओ सबसे पहले। बैन कैसे लगा सकते हो? इस पे ना आप टैरिफ लगा दो, टैरिफ मतलब एक तरीके का टैक्स लगा दो कि आप अगर कॉटन जो है, ये वाली इंडस्ट्री अगर यहाँ से इंडिया से बाय करेंगे तो इनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे कंपैरिजन टू यही फार्मर जब इस कॉटन को यहाँ एक्सपोर्ट कर देंगे, उनको पैसे अभी कम देने पड़ेंगे, टैक्स यहाँ पे कम है, एक्सपोर्ट का टैक्स कम है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, एक्सपोर्ट का टैक्स कम है, और डोमेस्टिक मार्केट में अगर भेजोगे तो यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फायदा किस, बाहर भेजने में है, तो ये लोग सारा कॉटन जो है बाहर भेजने लग गए, इस सप्लाई को उन्होंने कट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज देखना, इंडिया के लोग कभी भी अगर तुम अपने आसपास देखो, कॉटन बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, कॉटन का जो कपड़ा होता है विच इज यूज्ड इन मल्टीपल थिंग्स, और कॉटन का डिमांड भी इंडिया में काफी ज्यादा है। पहले सप्लाई यहाँ से कंप्लीट हो रही थी इंडियन मेड इंडस्ट्रीज से, स्मॉल छोटी छोटी इंडस्ट्री से। ब्रिटेन ने क्या चालाकी करी, कंसेप्ट समझना, ब्रिटेन ने सारा जो रॉ मटेरियल है कॉटन जो है, रॉ कॉटन है, वो सारा यहाँ पे लेके आ गए, रॉ कॉटन को यहाँ पे लेके आ गए, तो ब्रिटेन की इंडस्ट्री अब धड़ाधड़ क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, टेक्सटाइल का कपड़े बना रहे हैं, मशीन मेड कपड़े बहुत ज्यादा बना दिए, इतने ज्यादा बना दिए कि ब्रिटेन के लोगों को कंज्यूम करने से भी ज्यादा एक्स्ट्रा बन गया, सरप्लस बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में आया था, ब्रिटेन के पास मशीन है, यहाँ पे इंडिया के लोग हाथ से बना रहे हैं हैंडलूम से, यहाँ पे लोग मशीन से बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा क्वांटिटी और चीपर रेट में ये प्रोडक्शन हो रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट माइंडेड, दिमाग में क्या आएगा, इस वाले प्रोडक्शन को जो है बेचा जाए, कहाँ बेचेंगे सर, यहाँ पे जो है सप्लाई कम हो गई है, तो ये जो है अभी नहीं मिल रहा है इंडिया के मार्केट, इंडिया का जो मार्केट है ना उसको सप्लाई चाहिए, तो उसके सप्लाई को हम यहाँ काम करते हैं ब्रिटेन में। कोई फुटबॉल का अगर फैन है तो मैनचेस्टर का नाम सुना होगा, मैनचेस्टर में उस टाइम पे बहुत सारी फैक्ट्रीज होती थी, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, सारा प्रोडक्शन कह रहे हैं जो सरप्लस बच जाए इंडिया में भेजो। बट एक प्रॉब्लम है, इंडिया में तुम भेज रहे हो तो मान लो तुम अपने शर्ट प्रोड्यूस करके भेज रहे हो, 100 रुपी की शर्ट पड़ रही है यहाँ पे, इंडिया वाले तो 80 में बेचते हैं सर, एवरेज प्राइस, चाहे उनके पास प्रोडक्शन कम है बट एट मैक्स 80 से ज्यादा वो प्राइस लेते नहीं, 80 है प्राइस। सो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट तो हमारी है, खुद की सरकार है, घर का काम है, तो क्या करेंगे, इस पे ड्यूटी लगा दो, +40 कर दो, इस पे टैक्स लगा दो, जीएसटी जैसा कुछ टैक्स लगा दो। सर इस पे क्या टैक्स लगाना है, इस पे टैक्स लगाना है, इसको सब्सिडी दो, -20 करो इसको, गवर्नमेंट पैसा देगी अगर इसको खरीदोगे तो। सर गवर्नमेंट पैसा क्यों देगी, गवर्नमेंट को तो लॉस होगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी हमारा पैसा थोड़ी ना, पैसा तो इंडियन का है, हमारी मर्जी, हम इसमें कुछ भी माइनस करें, पैसा तो यहीं से कमा रहे हैं ना। तो इसका इफेक्टिवली प्राइस क्या हो गया, 120, और इसका इफेक्टिवली प्राइस क्या हो गया, 80। अब तुम एक कंज्यूमर हो, तुम कौन सी बाय करोगे, ऑब्वियसली 80 वाली, मेड इन मैनचेस्टर कपड़े पहनने लग गए सब इंडियंस, और ये ऑब्वियसली 120 हो गया, तो धीरे धीरे ये जो इंडस्ट्री है ये खत्म हो जाएगी, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू बाय दैट मच कॉस्टली आइटम, तो ये पूरा सप्लाई कट कर दिया इन्होंने, और ये वाला सप्लाई चालू हो गया यहाँ। तो जब महात्मा गांधी आए थे तो महात्मा गांधी ने यही लोगों को कहा था कि एक काम करना है तुम्हें,
ये जो है ना यहाँ पे जो सिस्टम है, महात्मा गांधी बोले स्वदेशी कपड़े पहनो, ठीक है, ये मैनचेस्टर वाली चीजें मत पहनो। तो उन्होंने कहा महात्मा हम जो है 140 का क्यों खरीदें? तो महात्मा गांधी ने क्या बोला था, नॉन कोऑपरेशन करना है, सिविल डिसोबीडियंस करनी है, ये शर्ट चाहे 80 में भी रखनी है, ये नहीं खरीदनी, ज्यादा पैसा देके ये खरीदना है। मोटिवेशन क्या है? पैसा मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन है नेशनलिज्म, देशभक्ति के लिए काम करना है, देश के लिए करना है। ठीक है, 60 रुपीज ज्यादा है बट इसको बाय करो। महात्मा ये तो डिफिकल्ट हो रहा है तो क्या करें, महात्मा ने क्या चरखा दिखाया था ना सबको, चरखे का यूज करो। चरखे का मतलब ये थोड़ी ना कुछ सिंबॉलिक है, वो चरखे का यूज क्या है, घर पे बैठ के कॉटन बनाओ। गाँव में अगर किसी को याद है, आज भी लोग ये चरखे का यूज करते हैं। चारपाई बनाते हैं ना, तो चारपाई के अंदर जो लगता है रस्सी जो लगती है, वो भी गाँव में घर पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, आप खुद से बनाओ, तो ये खुद से बनाओगे तो यहाँ पे 80 140 वो तो 20 30 की पड़ेगी तुम्हें। तुम क्यों फैक्ट्री पे डिपेंडेंट, अपना काम खुद से करो ना। ये महात्मा गांधी का आइडिया था, तो इफेक्टिवली फिर क्या हो गया, ये सप्लाई कट करवाई फिर उन्होंने महात्मा गांधी। तो इसमें कुछ बिजनेस पॉलिसी नहीं है, इसमें पॉलिसी क्या है, ये इसमें पॉलिसी है इस चीज की कि आप जो है अपनी कंट्री को मोटिवेट कर रहे हो ताकि वो लोग जो है प्रोड्यूस कर पाए, वो सब चीजें कर पाए जो कंट्री के लिए हो। ठीक है, चलो इसमें किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, ये था मॉडल हमारे पास में पूरा इंडिया की इकोनॉमी का। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड है, मैं हमने बहुत डिटेल में कर लिया, अभी बिल्कुल बहुत इजीली आगे सारा समझ में आएगा। सी दिस थिंग, इंडिया क्या प्रोड्यूस कर रहा था, फाइन कॉटन, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, फाइन कॉटन कहाँ जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था कहाँ पे, यूरोप में। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग हुई तो इंडस्ट्रियलाइज ने प्रेशर किया गवर्नमेंट को कि आप जो है अपने लोकल इंडस्ट्री ब्रिटेन के उनको प्रिजर्व करो। तो अब टैरिफ जो उन्होंने लगाया था, टैरिफ मैंने बताया था, टैरिफ इज अ टाइप ऑफ टैक्सेशन, ताकि इंडिया का सारा रॉ मटेरियल उनको मिल जाए। और इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन। फाइन इंडियन कॉटन डिक्लाइन मतलब इंडिया की जो कॉटन मेड जो चीजें थी वो खत्म होगी, सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए हमें, उनकी इंडिया की मेड शर्ट का क्या काम करेंगे, हमें इंडस्ट्रीज को इंक्रीज करना है। ठीक है, ये देखो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन। एक चीज का ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो गवर्नमेंट नहीं थी, वो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी थी। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस है, टाटा है, ऐसे कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। सिंपल सी कंपनी थी जिसके शेयर होल्डर होते थे, वो मिलकर डिसाइड करते थे इंडिया में क्या होगा। गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था, गवर्नमेंट ये बोलती थी बस आप हमें, आप जो भी कमा रहे हो उसमें हमें टैक्स दे दो, वी विल नॉट इंटरफेयर। 1857 से पहले तक ऐसा था। 1857 के बाद में जब रिवोल्ट हुआ तो गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहिए, तो तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से कंट्रोल खुद के अंदर ले लिया, क्वीन के अंदर। उससे पहले एक छोटी सी कंपनी जो थी, प्राइवेट कंपनी, वो चला रही थी हमारे कंट्री को, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वही स्टोरी है कि इंडियन टेक्सटाइल को जो कंपटीशन फेस हुआ, जो डिक्लाइन हुआ था ना, जो मैंने बताया, जिससे लॉस जो हुआ उस पूरे मॉडल से, उस पूरे मॉडल से जो लॉस होगा ना, ये यहाँ पे देख सकते हो तुम। शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल जो था एक्सपोर्ट में, कभी 30% होता था 1800 में, 15 साल के अंदर हाफ हो गया 15 साल, और आने वाले फिर नेक्स्ट 55 में सिर्फ 3% रह गया। ठीक है, सो अब वही चीज है, इंडिया के कपड़े कोई नहीं खरीद रहा था, बट इंडिया की सारी जो कॉटन, जो रॉ कॉटन जो है, कपास जिसको हम गाँव में बोलते हैं, तो वाइट वाइट बेल्स ऑफ कॉटन होता है ना, वो सारे का सारा जा रहा था कहाँ पे, ब्रिटेन में। बट ब्रिटिश मेड से फिर कपड़ा हमारे पास में आता है। इमेजिन सारा कॉटन हम उगा रहे हैं, हमारा कॉटन का यूज हम नहीं कर सकते, और सारे का सारा कॉटन जो है उसमें फ्रेश जो मेड कपड़े बन के आ रहे हैं, वो कपड़े जो है वो मेड इन ब्रिटेन है। इट्स लाइक कि अगर कोई किसान है तो किसान जो है गेहूं उगा रहा है, वीट का कर रहा है एग्रीकल्चर, बट वीट वो खुद कंज्यूम नहीं कर सकता, उसको आशीर्वाद जो है उसका आटा खरीदना पड़ेगा। तो आशीर्वाद अगर कितने भी प्राइस में दे, लेकिन विलेजर है, फार्मर अगर खुद का आटा यूज करेगा तो वो हमेशा चीप होगा उसके लिए, चाहे वो आशीर्वाद कितने ही प्राइस में दे, बिकॉज उसके अपने कॉस्ट होंगे, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, ये सब। तो
अगर जो है इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट शर्ट नहीं बिक रहे थे तो क्या एक्सपोर्ट हो रहा था? एक्सपोर्ट हो रहा था हमारा रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन। रॉ कॉटन का डेटा देखना, जैसे टेक्सटाइल देखो, टेक्सटाइल और कॉटन में क्या फर्क है? कॉटन इज समथिंग जो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से है, जो कपास है, सफेद सफेद रुई समझ लो, तो फर्स्ट एड बॉक्स में तुमने रुई देखी होगी, दैट इज कॉटन। टेक्सटाइल क्या है? जो भी टी शर्ट और शर्ट जो तुमने पहनी है, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज है, मेडिकल स्टोर पे जाना एंड बाय सम कॉटन, वो तुम्हें मिल जाएगी बहुत इजीली, लेट्स से एक्स रुपी में। लेकिन शर्ट जब तुम खरीदोगे तो सेम चीज तुम्हें मिलेगी 10x। तो प्रॉफिट है इसका बिजनेस करने में, ना कि इसका। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? कॉटन में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें टेक्सटाइल में इंटरेस्ट था, तो ब्रिटिश मेड इन मैनचेस्टर प्रोडक्ट को डंप कर रहे थे इंडिया। इस चीज का तो इम्पोर्ट ज्यादा होगा, ये बाहर जा रही है इंडिया से, ये चीजें इंडिया में ज्यादा आ रही है। ये कितना बाहर जा रही है? 1812 में सिर्फ 5% बाहर जा रही थी, 1837 में 1/3 से ज्यादा 35% बाहर जा रही है। दूसरी चीज, हमने सबने चंपारण वाला पढ़ा था रेवोल्यूशन लास्ट टाइम पे। चंपारण था इंडिगो पे। इंडिगो हम कलर को भी बोलते हैं, इंडिगो एयरलाइंस देखी होगी, किसी ने ट्रेवल किया होगा, तो इंडिगो का भी कलर वही है जो इंडिगो वर्ड का मीनिंग है। इंडिगो होता है नील। उजाला किसी ने घर पे देखा होगा, हमारे पास में लॉन्ड्री में होता है उजाला। उजाला में क्या होते हैं? 2-3 बस उसके अंदर ड्रॉप्स होते हैं इसकी, इंडिगो की। व्हाइट क्लोथ को जो है वो डाई कर देता है, व्हाइट और व्हाइट कर देता है, व्हाइटनर होता है वो, ठीक है। तो ये भी इंडिया में उग रहा था। कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन की डाइंग करनी है, हमें ब्लीच करना है कॉटन को और व्हाइट करना है, तो इसके साथ साथ जो इंडिगो है, इंडिगो भी हम साथ में एक्सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, इंडिगो इंडिया में क्यों उग रहा था? उसके पीछे रीजन ये है, इंडिगो का जो प्लांटेशन है वो अच्छा नहीं होता है लैंड के लिए, जमीन को खराब करता है, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स को चाहिए इंडिगो, तो ये नहीं कि वो ब्रिटेन में उगा लें, वो इंडिया के फार्मर्स को कह रहे थे कि आप अपने लैंड से उगाओ, हम नहीं उगाएंगे हमारे कंट्री में, ठीक है। इसीलिए चंपारण वाला सत्याग्रह हुआ था। एक नील दर्पण भी लिखा था, बहुत पुराने टाइम पे एक रेवोल्यूशन हुआ था। बट नील दर्पण, हम नील ही तो बोलते हैं इसको, अगर गांव में सुना होगा किसी ने, तो हिंदी में हम इंडिगो को नील बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते कपड़ों में हमने नील दे दिया है, तो नील मतलब नीला रंग। ऐसे तुमने अगर देखा हो, आज भी जो पुराने जो हवेलियां जो गांव होते हैं वहां पे पेंट यूज नहीं करते हैं, वो लोग चूने का यूज करते हैं और उसके अंदर कुछ नील डाल देते हैं, इंडिगो, और वाइट हो जाता है फिर, ठीक है। दिस इज दैट। अब हम देखेंगे, ये तो था इंडिया के अंदर से, अगर कॉटन ऐसे हो रहा है कि सारी की सारी कॉटन बाहर जा रही है और सारे के सारे कपड़े जो है ब्रिटेन से बन के आ रहे हैं, एक तो ये चीज हो रही है। दूसरी चीज क्या होगा? ओपियम। ओपियम क्या होता है? ओपियम होता है तुम्हारा समथिंग विच इज यूज टू, नशा करने वाली चीज, काइंड ऑफ सेडेटिव्स। ओपियम जो है इंडिया के कल्चर में शुरुआत से, अभी बैन बैन हो गया है, बट ओपियम जो है उसका पहले से प्रोडक्शन होता था। ओपियम जो होता है ना वो इंडिया के अंदर उगता था, बट इंडिया का मार्केट नहीं था ओपियम पे, इंडियन के लोग इतना ओपियम पे फोकस नहीं थे। हम ओपियम क्यों उगाते थे? बिकॉज हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ओपियम की। हम बस ये मान लो कि दिस इज इंडिया एंड दिस इज चाइना, तो चाइना को भेजना होता था, चाइना में कंजम्पशन था ओपियम का, चाइनीज लोग वर फोकस्ड ऑन ओपियम। तो इंडिया क्यों उगा रहा था? बिकॉज इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी और ब्रिटेन को चाइना में भेजना था, और चाइना में भेजने के लिए सबसे बेस्ट जगह है कि इंडिया में उगा लो, फिर विद इन बॉर्डर क्रॉस करके ओपियम को सेल कर दो। दिस वाज द एक्सपोर्ट इंडिया से होता। रॉ कॉटन जा रहा था ब्रिटेन में, कॉटन इधर जा रहा है, चाइना में ओपियम जा रहा है, ठीक है। चाइना से ओपियम जा रहा है तो चाइना पैसे भी देगा वापस में, जो मनी आ रहा है उस मनी से क्या कर रहे हैं? इंडिया के लोगों को सैलरी दे रहे हैं? नहीं, उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज अ स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट को तुम री इन्वेस्ट कर दो। तो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? टी में। यहाँ क्या चाइना है, यहाँ क्या हमारा अरुणाचल असम शुरू हो जाता है, ये वाला पार्ट नॉर्थ ईस्ट का। तो यहाँ पे हमने टी का प्लांटेशन शुरू कर दिया असम में। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, टी जो है, चाय जो है, इंडिया के लोगों को नहीं पता थी। 19th सेंचुरी से पहले कोई नहीं पीता था इंडिया के अंदर चाय। ये चाय जो है ब्रिटिशर्स ने शुरुआत करी है इसकी, और वो भी चाइना के अंदर डिमांड ज्यादा थी, इंडिया के अंदर उतना डिमांड नहीं थी। एंड सी द डिलेमा कि अभी इंडियंस को सुबह उठते ही द फर्स्ट थिंग दे नीड इज दैट। गांव या शहरों, गांव में तो बहुत ज्यादा कल्चर है सुबह उठते ही चाय पीने का,
और अभी जो टाइम होता है ना 2, 3, 4 बजे का, दिस इज स्टैंडर्ड टी टाइम। और ये इंग्लैंड से कॉपी किया हमने। इंग्लैंड के अंदर क्लाइमेट होता है टेम्परेट क्लाइमेट, ठंड है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो ये सूट करता है। बट हम रहते हैं ट्रॉपिक्स में, हम गर्मी के सीजन में भी चाय पीते हैं उसी डेडिकेशन से जो ठंड के महीने में पीनी चाहिए हमें। दिस इज द डिफरेंस। कल्चर को हमने ले लिया बट लॉजिक नहीं होता। तो दिस वाज द थिंग, टी का जो हो रहा था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और टी भी फाइनेंस हो रही है यहाँ पे, पैसे और, तो टी का भी मेजरली चाइना में फिर से एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये होता है स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तुम देख रहे हो। ऐसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन ऐसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट को, ये नहीं प्रॉफिट को रख लिया, नहीं, प्रॉफिट को भी फिर से इन्वेस्ट कर दिया और ज्यादा रिटर्न लेके आना है। और बाय 19th सेंचुरी क्या हो गया, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर फ्लडेड द इंडियन मार्केट। इंडिया के मार्केट में जो भी चीज तुम पिक आउट कर रहे थे खरीदने के लिए, एवरीथिंग वाज नाउ मेड इन ब्रिटेन। तो क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे प्रेशर कर रहे हैं कि सर हमें जो भी चीजें चाहिए, हमें नहीं पता, इंडिया का मार्केट खोल दो हमारे लिए। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट। अगर उसको उसके अपने प्रोडक्ट का मार्केट नहीं मिलता है, तो बिलीव में उसके प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं है उसको। मार्केट ब्रिटेन का इतना कोई ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन इंडिया वाज अ वेरी गुड मार्केट। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा थी और इन चीजों की आदत लगाना भी थी। जैसे तो आदत लगाने वाली चीज होती है कि हमने इंडियंस को आदत लगाई कि दे वर वेयरिंग मैनचेस्टर मेड गुड्स, दे वर ड्रिंकिंग टी, दे वर स्टडिंग इंग्लिश। ये सब जो आदतें हैं, ये आदतें ब्रिटेन ने लगाई है। मोटिव वाज कमर्शियल, ताकि इसको ब्रिटेन को मार्केट मिले। अब एक चीज देखना, एक कंसेप्ट और समझा देता हूँ। अच्छा, ये जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस में मेरे यूट्यूब पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो किसी को रिवाइज करना हो ना तो उस पर कर सकते हैं। मैं एक चीज और समझा देता हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक गेम होता है, ध्यान से देखना इस चीज को, समझ जाओगे। बीच में हमने चाइना पे क्वेश्चन किया था ना, वो टॉपिक मैंने इसीलिए ले लिया था कि वो ट्रेड मैं तुम्हें समझा दूं। देखो, इंडिया और ब्रिटिशर्स का देख लेते हैं अभी। यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन है। दो चीजें हो सकती है कंट्री। इंडिया क्या कर सकता है, चीजें एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, दिस इज एक्सपोर्ट। और दूसरी चीज क्या कर सकता है, इंडिया चीजें मंगा सकता है ब्रिटेन से, इम्पोर्ट। ऑपोजिट भी हो सकता है, ब्रिटेन कोई चीज इंडिया से मंगा रहा है, कोई चीजें भेज रहा है, तो जो इस इंडिया के लिए एक्सपोर्ट होगा, इंडिया बाहर भेज रहा है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट वर्ड को कैसे याद करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सपोर्ट वर्ड को तुम कर लो एग्जिट से, कोई चीज बाहर जा रही है तो दैट इज एग्जिट, एक्सपोर्ट, ठीक है। कोई चीजें अंदर आती है तो क्या बोलते हैं, इन, तो उससे वर्ड याद कर लो इम्पोर्ट, अभी नहीं भूलना इस चीज को, ठीक है। तो इंडिया के अंदर हम देख रहे थे क्या चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है हमारे पास में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन, कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा है ब्रिटेन में। अब वापस मिल रहा है टेक्सटाइल, ठीक है, ये दिस इज इम्पोर्ट, मंगा रहे हैं ना हम, इंडिया के अंदर एंट्री कर रहे हैं ना, तो दैट इज टेक्सटाइल। अब तुम सब लोग समझदार हो, पैसे ज्यादा किस में मिलेंगे, कॉटन में या टेक्सटाइल में? टेक्सटाइल में पैसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो कॉटन जो है, मान लो हमने 2 करोड़ रुपए के बाहर भेजा, ठीक है, उसी कॉटन से क्या करेगा ब्रिटेन, क्लोथ बनाएगा, और क्लोथ कितने के बेचेगा इंडिया को, ऑलमोस्ट 20 करोड़, ठीक है। ऑब्वियसली वेस्टेज और वो सब मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, पर ऐसा होता है ऑलमोस्ट 10 टाइम, ठीक है। सो इसमें हम क्या बोलेंगे, एक वर्ड आता है, दो वर्ड है, डेफिसिट, डेफिसिट, और दूसरा वर्ड है सरप्लस, ठीक है। अब दोनों चीजें देख लेना तुम, इस कंसेप्ट को भूलना मत, रिवाइज कर लेना बाद में, अगर नहीं समझ में आ रहा अभी तो यू कर, इसमें यूट्यूब पे देख लेना। डेफिसिट और सरप्लस, डेफिसिट का मतलब होता है डेफिशिएंसी, किसी चीज की कमी है। इंडिया के चीज एस्पेक्ट में देख लेते हैं, इंडिया के रेस्पेक्ट में डेफिसिट है, कितने का डेफिसिट होगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी इंडिया 2 करोड़ का तो जो गुड्स वो बेच रहा है, 20 करोड़ के पैसे दे रहा है, डिफरेंस हो गया 18 करोड़ का है इंडिया के पास में डेफिसिट। आई होप समझ में आएगा, जिसको समझ में नहीं आया दे मे रेज देयर हैंड, जब भी क्वेश्चन रेज करना। एक्सपोर्ट जो है,
ओके अक्षत करो। अरे हैंड्रेस अक्षत तुम्हें नहीं आ रहा है? ये सर एक बार ये वाला फिर से समझा दे, ट्रेड वाला। ओके देखो, इंडिया ने 2 करोड़ रुपए की कॉटन भेजी, 20 करोड़ की टेक्सटाइल के कपड़े इंडिया में आए, ठीक है। तो इंडिया ने 2 करोड़ तो कमा लिए। मान लो इंडिया एक बिजनेसमैन है, ठीक है। ऐसे सोचो इंडिया के इंसान है, उसकी दुकान से 2 करोड़ रुपए का तो उसको प्रॉफिट मिल गया कि कॉटन उसने बेच दी, 2 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आ गए। लेकिन जब टेक्सटाइल जब उसको खरीदनी होंगी तो टेक्सटाइल पॉलिसी तो ऐसे बना दी, खुद तो बना नहीं पा रहा, सारी कॉटन तो बाहर जा रही है। तो टेक्सटाइल खरीदनी है तो टेक्सटाइल के पैसे दिए उसने 20 करोड़, तो तुम्हारे अकाउंट में प्लस तो 2 करोड़ होंगे, ठीक है, और माइनस में कितने दे दिए तुमने 20। तो इफेक्टिवली तुम्हारा अकाउंट बैलेंस कितना हो गया, -18 करोड़। अब माइनस है तो दैट मींस इट इज डेफिसिट। कितना है, 18। आ गया समझ में? ये सर अब आ गया। हाँ ओके दूसरी चीज हम देखेंगे सरप्लस। सरप्लस के केस में भाई ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने 2 करोड़ तो पैसे दे दिए कॉटन के, ठीक है, 2 करोड़ तो उसके पास में माइनस हो गया, सेम चीज। बट 20 करोड़ रुपए उसको इंडिया से मिले ना टेक्सटाइल के, तो उसके पास में कितना हो गया, +18। तो ब्रिटेन के पास में +18 ज्यादा है, सरप्लस है, प्लस वर्ड में प्लस है ना, तो +18, ठीक है। दिस इज योर सरप्लस एंड दिस इज योर डेफिसिट। अच्छा ये माइनस में रहेगा, ठीक है। इफेक्टिवली इनका सम होता है 0, इफेक्टिवली। अच्छा ये इफेक्टिवली 0 होता है, ये सब किसका पार्ट है, ये पार्ट अकाउंटिंग का। तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि इसका डेफिसिट निकालो, बट अगर किसी को कॉमर्स लेनी आगे तो दिस इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बैलेंस शीट में ना +-0 होना पड़ता है दोनों। ये वर्ल्ड का अकाउंट होगा ना, पूरे पूरे वर्ल्ड में +18 -18, मतलब मनी जो है हमने सारा ट्रैक कर लिया। अगर ये कुछ डिफरेंस होता तो इसका मतलब हमने ट्रैक नहीं किया। ये सिंपल है इसलिए 0 आ रहा है, इन रियलिटी बहुत जगह होगा कुछ भी चीज। तो ये इसमें किसी को कोई डाउट, जिसको डाउट है दे में, अच्छा अनम्यूट कर लो, बताओ कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। नो सर। ओके फिर एक बार मीटिंग को रिज्वाइन कर लो और फिर हम देखते हैं इंडिया का इन रियलिटी क्या था सरप्लस और क्या था डेफिसिट।